माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेज। आज हम इस वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे, जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, इसमें हमने श्वसन तंत्र का पहले से ही चित्र बना के रखा है। अगर आप श्वसन तंत्र का चित्र बनाना जान जाएंगे तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी और इससे जो है परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले श्वसन है। तो श्वसन यह एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसमें हमने रासायनिक समीकरण भी लिखा है, जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो इसके उपरांत जो है जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ फिर से समझ लेते हैं, यह एक ऐसी रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया का किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, रासायनिक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाए। तो जैसे दूध से दही का बनना, ये रासायनिक क्रिया है। इसमें जो पदार्थ भाग लेता है, भाग लेने के बाद वो दूसरा पदार्थ बना देता है, तो दूध से दही का बनना ये रासायनिक क्रिया है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, देखिए जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एक अलग ही पदार्थ बनाता है। तो ये रासायनिक क्रिया है। तो आगे देखिए, जिसके द्वारा वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन द्वारा, वातावरण मतलब होता है वायुमंडल से ग्रहण की गई ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए, यहाँ पे वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थ, यहाँ पे ग्लूकोज है, का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इससे ऑक्सीकृत होने के बाद ऑक्सीजन से क्या बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण में देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण है, इसमें देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह से हम इस परिभाषा को समझ सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समीकरण लिखना नहीं आता है तो आप सब शब्द समीकरण के माध्यम से लिख सकते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। तो आप इसको हम कहेंगे ग्लूकोज, इसको कहेंगे ऑक्सीजन, इसको कहेंगे जल, इसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे ऊर्जा। इस तरह से श्वसन तंत्र की श्वसन की परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो अगला देखते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र के भाग, मानव श्वसन तंत्र के भाग। तो मानव श्वसन तंत्र के भाग निम्नलिखित हैं। तो पहला है नासिका एवं नासा गुहा। तो नासिका एवं नासा गुहा, तो यहाँ पे चित्र देखिए, नासिका कहते हैं नाक को और यहाँ पे है नासा गुहा। तो पहली हेडिंग ये बनाएंगे, नासिका एवं नासा गुहा। उसके बाद दूसरा है ग्रसनी तथा कंठ। तो ये है ग्रसनी और ये है कंठ, ग्रसनी तथा कंठ, ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी। फिर तीसरा है श्वास नली। श्वास नली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब हिस्सा क्या है, सब श्वास नली ही है। उसके बाद चौथा है फुफ्फुस या फेफड़े। फुफ्फुस या फेफड़े, देखिए ये फेफड़े हैं, दो संख्या में दो हैं, ये फेफड़े हैं, इसी फुफ्फुस भी बोलते हैं। उसके बाद पांचवा है डायफ्राम। तो डायफ्राम देखिए यहाँ पे चित्र में ये है डायफ्राम। तो चलिए इसको हम क्रम से इसके बारे में लिखते हैं आगे। पहला है नासिका एवं नासा गुहा। नासिका एवं नासा गुहा, तो पहली हेडिंग यहाँ से बन जाएगा नासिका, इसको नाक कहते हैं, और नासा गुहा यहाँ से पहली हेडिंग बन जाएगा। तो लिखते हैं। तो देखिए, इसमें पहले क्या लिखा है, हमारी नासिका में दो नासा छिद्र होते हैं। देखिए, हमारी नाक में दो छिद्र होते हैं, इसको नासा छिद्र बोलते हैं, जिसमें वायु प्रवेश करती है। इन दोनों नासा छिद्रों में क्या होती है, वायु जो है प्रवेश करती है। देखिए, हमारी नाक में दो नासा छिद्र होते हैं और इस नासा छिद्र में जो है वायु प्रवेश करती है। फिर आगे है नासिका छिद्र के भीतर रोम या बाल होते हैं। देखिए, हमारी नाक में क्या होता है, अगर नाक के अंदर देखोगे तो रोम या बाल आपको दिखाई देते हैं। तो हमारे नासिका छिद्र के भीतर रोम या बाल होते हैं, जो धूल के कणों तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। जो क्या करता है, जो बाल होते हैं नाक में हमारे, क्या करते हैं, जो धूल कण होते हैं और जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। उसके बाद आगे है नासिका।
नासिका छिद्र से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। जबकि नासिका छिद्र से वायु जो है हमारी नासा गुहा, ये जो अंदर का भाग होता है नाक का, उसको हम नासा गुहा कहते हैं। तो नासिका छिद्र से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। फिर आगे है, यह गुहा श्लेष्मा उत्पन्न कर वायु को नम बनाती है। तो इस नासा गुहा में एक श्लेष्म उत्पन्न होता है, जो कि एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि वायु को, जो इसमें वायु प्रवेश करती है, इसको हम जो है नम बनाता है। तो ये यहाँ पे पहली हेडिंग हो जाएगी समाप्त। उसके बाद दूसरा देखते हैं। फिर है दूसरा है ग्रसनी तथा कंठ। ग्रसनी तथा कंठ, तो यहाँ से देखिए ये हिस्सा जो है ग्रसनी है और ये वाला हिस्सा क्या है, कंठ है। तो इसके बारे में देखते हैं। नासा गुहा से वायु ग्रसनी में आती है। ये नासा गुहा है, इससे वायु आएगी कहाँ पे, ग्रसनी में आएगी। यहाँ से नासा गुहा से वायु आएगी ग्रसनी में। उसके बाद तथा ग्रसनी से वायु कंठ में आती है। तो ग्रसनी से वायु इस कंठ में आएगी, कंठ में आती है। कंठ छोटा सा कक्ष होता है। देखिए देखिए एक कक्ष की तरह दिख रहा है छोटा सा, तो कंठ जो है छोटा सा कक्ष होता है। यह ग्रसनी तथा श्वास नली के बीच संयोजक का कार्य करती है। कहने का मतलब यह ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए संयोजक का कार्य कर रही है ना, बीच में है, तो इन दोनों को जोड़ती है, संयोजक का कार्य करती है, मतलब संयोजक का कार्य करता है। फिर है आगे, कंठ में खुलने वाली श्वास नली का ऊपरी छिद्र। कंठ में खुलने वाली श्वास नली का ऊपरी छिद्र, ये देखिए कंठ है, कंठ में खुलने वाली श्वास नली है, इसका ऊपरी जो छिद्र होगा ग्लाटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाटिस कहलाता है। यहाँ पे ग्लाटिस है, ग्लाटिस कंठ में खुलने वाली श्वास नली का ऊपरी छिद्र जो है, ऊपर का जो छिद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, एक ग्लाटिस कहलाता है। इस पर एक ढापन लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में यहाँ पे एक ग्लाटिस है और इस पे एक ढापन लगा हुआ है, घाटी ढापन जिसको बोलते हैं, ढापन लगा होता है, जो भोजन करते समय बंद हो जाता है। जब भोजन हम यहाँ से मुख से जो है ग्रहण करते हैं, तो ये जो ढापन लगा होता है बंद हो जाता है। उसके बाद जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो मतलब ये ढापन जब बंद हो जाएगा, जब भोजन ग्रहण करेंगे, तो श्वास नली में भोजन नहीं जाने पाएगा, तो भोजन को जाने से रोकता है। इस तरह से जो है दूसरी हेडिंग यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। तो तीसरी हेडिंग है श्वास नली। तो श्वास नली यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, ये श्वास नली है हमारी। देखिए यहाँ से लेकर ये सब फैली हुई है अंदर फेफड़े तक। तो श्वास नली की संरचना नलिकाकार होती है। देखिए इसकी संरचना दिखने में कैसा लग रहा है, नलिकाकार दिख रही है, जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, कहने का मतलब इसकी जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है, तथा व्यास लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर, यह कंठ, यह हिस्सा वाला कंठ है, पिछला भाग इसका ये है, या अगला भाग है, पिछला भाग है, कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर वक्ष गुहा के मध्य तक फैली रहती है। तो वक्ष गुहा का मध्य मतलब होता है सीने का हिस्सा को क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा, और इसके बीच तक जो है ये फैली रहती है। यहाँ पर यह दाहिनी और बाईं ओर प्रधान श्वसनियों में विभक्त होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। यहाँ पर यह दाहिनी, यहाँ पर देखिए यह दाहिनी श्वसनी और बाईं श्वसनी में विभक्त होकर, देखिए दाहिनी और बाईं, मतलब दाहिनी और बाईं और प्रधान श्वसनियों में विभक्त होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे ये दाहिनी ओर और बाईं ओर प्रधान श्वसनियों में विभक्त हो गई हैं और ये फेफड़े में जाके प्रवेश कर रही हैं। देखिए यहाँ से ये प्रवेश करती हैं। इसको दाईं श्वसनी कहते हैं और इसको बाईं श्वसनी कहते हैं। यही श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद है फुफ्फुस, चौथा हेडिंग है फुफ्फुस या फेफड़े। तो देखिए यहाँ पे फुफ्फुस या फेफड़े यही है, फुफ्फुस या फेफड़े, इसमें दायां फेफड़ा एक और एक बायां फेफड़ा है। यह दो होते हैं, देखिए एक दो, ये दो होते हैं जो वक्ष गुहा में दाहिनी और बाईं ओर स्थित होते हैं। वक्ष गुहा मतलब सीने के हिस्से में, तो जो वक्ष गुहा में दाहिनी ओर और बाईं ओर स्थित होते हैं। फेफड़ों के भीतर श्वसनियाँ कई शाखाओं दर शाखाओं में बढ़ जाती हैं। देखिए फेफड़ों के भीतर श्वसनियाँ, ये देखिए श्वसनियाँ हैं कई शाखाओं में, शाखाओं बढ़ गई, और दर शाखा मतलब शाखा में शाखा निकल जाए, तो दर शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अंतिम श्वसनियाँ पुनः विभाजित होकर अनेक कूपिका वाहिनियों की संरचना करती हैं। अंतिम श्वसनियाँ, देखिए ये अंतिम श्वसनी है, ये सब क्या बनाती हैं, कूपिका वाहिनियों की संरचना करती हैं। तो संरचना बना लेती हैं कूपिका वाहिनियों की। फिर आगे देखिए क्या है, जो कूपिका में खुलती है, इसी कूपिका में जाके
अंतिम श्वसनी खुल जाती है। संपूर्ण फेफड़ा 2 झिल्ली नुमा आवरण से ढका रहता है। जो फेफड़ा है ये 2 झिल्ली नुमा आवरण से क्या होता है, ढका रहता है। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान में एक तरल पदार्थ होता है। जो इसके ऊपर जो खोल चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, इसके बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो घर्षण को कम करके फेफड़ों के संकुचन एवं प्रसारण को सुगम बनाता है। कहने का मतलब इसमें जो घर्षण जिससे ना हो पाए तो इसको क्या करता है, फेफड़ों के संकुचन एवं प्रसारण को सुगम बनाता है। मतलब संकुचन का मतलब यहाँ पे होता है जिसे फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, संकुचन एवं प्रसारण होता है। इसको हम कह सकते हैं फेफड़ों का फूलना और मतलब पिचकना और फैलना। संकुचन का मतलब होता है पिचकना और प्रसारण का मतलब होता है फैलना। फेफड़े जो है सिकुड़ते हैं और फैलते रहते हैं, तो इसको सिकुड़ना भी कह सकते हो। तो ये क्या करता है, फेफड़ों के संकुचन एवं प्रसारण को सुगम बनाता है, मतलब सरल बनाता है। उसके बाद जो है आगे है, इस तरल पदार्थ को फुफ्फुसी लवण कहते हैं। कहने मतलब इसमें जो फेफड़े में तरल पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुसी लवण कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारी चौथी हेडिंग समाप्त होती है। हमारी 5वीं हेडिंग है डायफ्राम। तो डायफ्राम यहाँ पे देखिए क्या कहाँ पे है, देखिए फेफड़ों के नीचे है डायफ्राम है। तो इसमें क्या है, यह वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। जो डायफ्राम होते हैं वक्ष गुहा, ये वाला सीधे का हिस्सा वक्ष गुहा होता है, और इसके बाद जो यहाँ पे डायफ्राम लगा है इसके नीचे का हिस्सा जो है उदर गुहा में आता है। तो क्या करता है, यह वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। इसी पर फेफड़े टिके होते हैं। देखिए इसी पर फेफड़े टिके होते हैं। देखिए यहाँ पे डायफ्राम है और इसी पे देखिए फेफड़ा क्या हुआ है, टिका हुआ है, टिके होते हैं। इस प्रकार यह भी श्वसन क्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार यह भी श्वसन क्रिया में भाग लेता है। तो इस तरह से हमारे सारी हेडिंग हो जाएंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी नई वीडियो जो भी आएंगी आपको आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद।